आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में यूपी के बस्ती में एक किसान को मिले 7 करोड़ के बिजली बिल की भी है। भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने गंगा पूजन और आरती भी की। महाकुंभ में स्नान ध्यान के बाद भूटान नरेश ने अक्षयवट के भी दर्शन किए और फिर संगम किनारे लेटे हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा। इस खास अवसर पर मां नर्मदा को 101 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही मां नर्मदा को 1000 मीटर लंबी चुनरी भी चढ़ाई गई। इस दौरान अहिल्या घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान करते नजर आए। यूपी के बस्ती में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। किसान को बिजली विभाग की ओर से भारी भरकम 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया, जिससे किसान परेशान हो गया। दरअसल 2014 में 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया था, जिसका बिल 7 करोड़ रुपए से ज्यादा आया है। ऐसे में मोहुल बिजली विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। एक सामान्य परिवार में 1 किलोवाट का कनेक्शन है मेरे घर का, उससे ज्यादा कितना आ सकता है? मिनिमम उनका न्यूनतम जो होगा वो लगाएंगे अपना, लेकिन 7 करोड़ अमाउंट कुछ होता है। मैं कॉमर्शियल कुछ यूज भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारी बात को विद्युत विभाग के आला अधिकारियों तक तो पहुँचाएं। 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फिर से सर्दी बढ़ने लगी है। स्की रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के बीच चेयर लिफ्ट की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवनी में शिकार पर निकला बाघ खुद ही मुसीबत में फंस गया। दरअसल बाघ शिकार की खोज में जिले हरदोली गांव में पहुंच गया, जहां शिकार के चक्कर में वो खुद कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने कुएं में बाघ को फंसा देख तुरंत वन विभाग को उसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंच वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद बाघ को कुएं से बाहर निकाला। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फरमान पर अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासी भारतीयों से जुड़ी। अमेरिका में बिना किसी वैध कागजात के दाखिल होने वाले भारतीयों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक मिलिट्री प्लेन के जरिए 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर खुद सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका में न्यूयॉर्क और शिकागो की हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस प्रदर्शन का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की सामूहिक निर्वासन योजना यानी मास डिपोर्टेशन प्लान का विरोध करना है। अपने चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपनी एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की खोजबीन के लिए लगा दिया है और ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी तेज कर दी है। मैक्सिको सहित और कुछ और देशों के साथ ही भारतीय अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। सोमवार को यूएस एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर के लिए उड़ान भरी, जिसमें 205 भारतीय मौजूद हैं। आरोप है कि ये सभी भारतीय बिना दस्तावेज के अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे।
अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर से भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका के एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर सोमवार देर रात अमेरिका से उड़ा और ये भारत के लिए रवाना हो चुका है। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि ये C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिकी एयरफोर्स का विमान है, वो रास्ते में किसी देश में रिफ्यूलिंग के लिए रुक सकता है, चाहे वो जर्मनी हो या फिर यूएई का कोई देश हो। लेकिन ये कब भारत पहुंचेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि 205 भारतीय इस C-17 में आ रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया गया बाकायदा इन्हें इस फ्लाइट में भेजने से पहले, इनको रिपोर्ट करने से पहले। और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे ही कई दस्ते अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इस पर भारत ने कहा था कि वो अपने ऐसे सभी प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। We have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there. राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया है। देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए ट्रंप ने सेना की मदद ली है और जगह जगह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए। ट्रंप की ICE टीम यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई है। इनमें 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान मेक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। भारत की ये पॉलिसी रही है कि यदि भारत का सिटीजन है तभी हम उसको वापस लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साउथ एशिया से बहुत से लोग जो हैं वो उससे बचने के लिए कभी कह देते हैं हम भारतीय, कभी कहते हैं पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेशी, श्रीलंका। तो इस तरह से बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो इसलिए जो सिटीजनशिप है उसका एक बड़ा जरूरी है कि उसका वेरिफिकेशन हो कि भाई ये बात बिल्कुल सही हमारे भारतीय लोग ही हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ गए और भारत इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन अगर वो भारत आएंगे तो उनको भारत की, जैसे हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सबने कहा है कि वो भारतीय सिटीजन है, वो भारत आ सकते हैं। हालांकि पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में वो हमेशा तैयार रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को मिलिट्री प्लेन में भरकर ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास भेजा है। इस प्रक्रिया में अब भारत के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत हमेशा माइग्रेशन और मोबिलिटी के फेवर में है। वो चाहता है कि जो हमारे सर्विसेज सेक्टर में हमारे इतने बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह हैं उनके लिए एक्सेस होनी चाहिए, वहाँ पर मूवमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए लेकिन फ्री होना चाहिए। और इसके लिए हम माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में भी डालते हैं और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा, जैसे देखें आप तो H-1B वीज़ा जो है उसको ज़्यादातर भारतीय ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारी पॉलिसी चलती रहेगी और US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन होता रहेगा। जहाँ तक इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के 41 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। वहीं अब सल्वाडोर के 8 लाख, भारत के 7.25 लाख प्रवासी हैं। ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। यानी पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे पर अल सल्वाडोर के प्रवासी हैं, जबकि ग्वाटेमाला के 7 लाख और होंडुरास के 5.5 लाख प्रवासी अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका में अवैध प्रवासी कौन है?
अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है? अमेरिका में एक अवैध प्रवासी, जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी कहा जाता है, वे लोग जो आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से गुजरे बिना देश में प्रवेश करते हैं। ये अक्सर सीमा पार करने से जुड़ा होता है, खासकर मैक्सिको या कनाडा से। इसमें समुद्री सीमा लांघकर अमेरिका आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। वे व्यक्ति जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं लेकिन अपने वीजा द्वारा मिले समय से अधिक समय तक रुकते हैं। हाल में अमेरिका में इनकी संख्या बढ़ी है और बिना दस्तावेजों की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा है। जिन लोगों को पैरोल दिया जाता है लेकिन वे पैरोल की अवधि खत्म होने पर वापस जेल नहीं लौटते हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, लेकिन अगर ट्रंप की सख्ती जारी रहती है तो बाकी बचे लगभग 18,000 भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। अगर आप अमेरिका में बिना जरूरी दस्तावेज के रह रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को झूठे वादे नहीं, सच्चा विकास दिया और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो दर्शन करवाने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पीएम मोदी कल सुबह संगम नगरी पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी स्नान के बाद संगम तट पर गंगा आरती में शामिल होंगे, साथ ही अक्षयवट के भी दर्शन करेंगे। महाकुंभ शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान होंगे। दिल्ली में एक ही चरण में सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 13,766 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिस पर 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद अब गुजरात में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। ऐसे में गुजरात यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इंदौर के 2 स्कूलों में बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह 8:54 पर एक ही मेल आईडी से 2 स्कूलों में बम की धमकी भेजी गई। एहतियातन स्कूल से बच्चों को घर वापस भेजा गया और मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन स्कूल में बम नहीं मिला। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर संसद में जमकर राजनीति हो रही है। इस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है और सरकार से आंकड़े बताने की मांग कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी लगातार महाकुंभ हादसे पर फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जवाब दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले
इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से। कुछ ना कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। 15,000 लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल नहीं रहे, सूचना नहीं गवर्नमेंट दे रही। लोग एक हादसा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। संसद में बजट का सत्र चल रहा है। आज देश के विकास में सबका साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी। लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरे विपक्ष के नेताओं ने संसद में महाकुंभ हादसे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और खड़गे के बयान को शर्मनाक और सनातन विरोधी बताया। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मौतों का आंकड़ा जारी करने की मांग की और कहा कि एक तरफ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे और दूसरी तरफ लोग अपनों को खोते रहे। सबके लिए बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी भगदड़ करवाने वालों की जांच हो रही है। यूपी में ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है, ये सब जानते हैं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। नियम प्रक्रियाओं की पालन करें। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे इन सवालों और आरोपों का जवाब मिलना अभी बाकी है, मगर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि महाकुंभ भगदड़ को लेकर अफवाह की राजनीति की जा रही है। जो बोलेंगे उनका काम है वो कहना, तो उल्टा गलत बोलना। I mean, हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट।
लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। वैसे राजनीति सिर्फ महाकुंभ हादसे पर ही नहीं हो रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में जब वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में अमृत स्नान कर रहे होंगे। विपक्ष इस पर भी सवाल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी महाकुंभ भी जा रहे हैं, वहाँ पर वो त्रिवेणी में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमारी तमाम शुभकामनाएं और आग्रह होगा कि उनके जाने के बाद हम लोगों को सही आंकड़े हासिल हो सकें। प्रधानमंत्री जी के कुंभ में जाने से और भी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और भारत की आध्यात्मिक धार्मिक परंपराएं, रीत रिवाज को भी बढ़ावा मिलता है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता महाकुंभ हादसे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और आज लोकसभा में अखिलेश ने इसे हवा देने की कोशिश की, लेकिन हादसे के पीड़ित परिवारों को मरहम कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार। टैरिफ को लेकर मैक्सिको और कनाडा पर अमेरिकी सरकार के नरम रुख का असर एशियाई बाजारों पर दिखा। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भी भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1397 अंकों उछलकर 78,584 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 378 अंकों पर चढ़ा। ये 23,739 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में उछाल जारी है। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब यहां 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 85,800 रुपए हो गई। हालांकि चांदी 500 रुपए फिसल गई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 95,500 रुपए पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 8 पैसे हो गई। जापान में दिख रही मेड इन इंडिया कारों की धमक। दरअसल हाल ही में लॉन्च मारुति सुजुकी की मेड इन इंडिया एसयूवी मारुति जिम्नी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंपनी को इसकी बुकिंग रोकनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वहां इसकी डिमांड उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी ने हाल ही में 30 जनवरी को जापान में 5 डोर मारुति जिम्नी को लॉन्च किया था और इसकी बुकिंग ओपन की थी, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में ही वहां इस कार को 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिली है, जबकि कंपनी हर महीने 1200 यूनिट्स की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही थी। ऐसे में फिलहाल कंपनी ने अस्थायी तौर पर इसकी बुकिंग रोक दी है। 3 अप्रैल से इस कार की डिलीवरी शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि मारुति फ्रॉन्क्स के बाद मारुति जिम्नी जापान में दूसरी ऐसी मेड इन इंडिया एसयूवी है जिसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली स्वदेशी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक कल यानी 5 फरवरी को अपनी नई बाइक लॉन्च करेगी। इसका नाम है ओला रोडस्टर एक्स। कंपनी ने पिछले महीने ही दिल्ली एनसीआर में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में से पेश किया था। अब इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग के बाद इसकी कीमतों का खुलासा होगा। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी भीख मांगना और देना अपराध बन गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भिखारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक भोपाल में अब भीख मांगना और देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर भीख पर पाबंदी लगाई गई। दरअसल भीख की आड़ में दूसरे शहरों और राज्यों के ऐसे लोग शहर में आकर बस जाते हैं जिनका आपराधिक इतिहास होता है। और यही नहीं, भीख मांगने वाले व्यक्ति नशे या फिर दूसरी असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगने वालों की वजह से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती। आदेश के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल जिले में भीख पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में इस आदेश के जारी होने के अगले ही दिन हमारे सहयोगी रवीश ने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? आपने भी कई बार देखा होगा, आप भोपाल में चौराहे पे आप गाड़ी पे आते होंगे, रेड लाइट पर खड़े होते होंगे, तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति आपको अनुभव हुई है? देखिए, ये सरकार का जो निर्णय है कि भिक्षावृत्ति जो है उसको बंद कर दिया जाए, बहुत ही अच्छा निर्णय है ये। और ये इनको मतलब सरकार के लिए इनको जो भिक्षा लेते हैं और इनके लिए कुछ योजना बना के इनको स्थापित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति इनकी ना हो, इनको रोजगार दिया जाए या जो भी तमाम काम है उनको दिया जाए। और ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की कि भिक्षावृत्ति को बंद किया जाए। आदेश तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार का सही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भीख मांग रहे हैं जो लोग, तो एनजीओ जो इतनी सारी एनजीओ दावा करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो कहाँ चली जाती हैं उस टाइम पर? तो सरकार का निर्णय सही है, बट जो बिल्कुल भीख पर ही आश्रित हैं कि उनको भीख से ही उनका घर भरण पोषण चल रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ पैसे ना देकर उनका जो भी आटा, दाल, चावल, जो भी कोरोना में जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे मदद की है, उस टाइम से मदद करना चाहिए। देखिए, सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन हाँ, इसके साथ में अगर जो भिक्षावृत्ति भिक्षा मांगते हैं उनके लिए अगर कुछ रोजगार की मुहैया करा दिया जाए कि भाई किसी भी फैक्ट्री में या कोई भी ऐसे काम जिसमें कि सरकार को लेबर या पब्लिक की ज़रूरत होती है, तो उनमें उठा के नहीं लगा दिया जाए। हाँ, जो अपंग है और उनके लिए कुछ ऐसे रैन बसेरा टाइप में रहे कि उन्हें भाई खाने पीने की सुविधा रहे, रहने के लिए सुविधा रहे और थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए खर्चा पानी उनका चलता रहे, तो ठीक है। और हम मेरी दुकान है, तो पहले तो ऐसा था कि दिन भर में कम से कम अगर 1-1 रुपए के हिसाब से भी दो तो 100 रुपए भी कम पड़ जाए, और आज करंट में ये स्थिति है कि आज एक भी नहीं आया मांगने के लिए। रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी किया नया ऐप। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए नया सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम स्वरेल है। इस ऐप पर पैसेंजर्स को रेलवे की तरफ से सभी सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा, जिसपे रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी के अलावा टिकट बुकिंग, अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट, पार्सल बुकिंग और पीएनआर की भी जानकारी यात्रियों को मिलेगी। हालांकि इस ऐप के बाद IRCTC ऐप को बंद कर दिया जाएगा या वो आगे भी चलता रहेगा, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ब्रिटेन ने AI से जनरेटेड बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर बनाने के विरोध में नया कानून लागू किया है। इसके साथ ब्रिटेन सरकार ने बच्चों की AI जनरेटेड आपत्तिजनक तस्वीर बनाने पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि AI तस्वीरों का दुरुपयोग बच्चों और आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लिहाजा नियमों का पालन न करने पर 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। स्मार्टफोन मेकर कंपनी iQOO 11 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी का नया स्मार्टफोन iQOO Neo 10R है, जिसे कंपनी मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च करेगी। हालांकि इससे पहले कंपनी ने इसे चीन में लॉन्च किया था, जिसमें फोन के बैक पैनल में स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और अब इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर, जहां लगा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार मेला। इस टूरिज्म एग्जीबिशन में दुनिया भर की 2100 टूरिज्म कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनके अलावा इस टूरिज्म एग्जीबिशन में होटल्स, रिजॉर्ट, ट्रैवल्स कंपनियां भी शामिल हुई। कहीं 4 धाम यात्रा का निमंत्रण है, तो कहीं प्रकृति का मनोहारी रूप लुभा रहा है। कहीं कुछ दिन गुजरात में गुजारने की अपील है, तो कहीं समंदर की लहरें बुला रही हैं।
मुंबई का जियो वर्ल्ड सेंटर इन दिनों इन खास पोस्टरों से आबाद है। दरअसल यहाँ चल रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार मेला, जहाँ दुनिया भर के टूरिज्म ऑपरेटर्स जमा हुए हैं अपने अपने शहरों राज्यों की खासियत बताने के लिए। ये बताने के लिए कि आप अगर छुट्टियों में घूमने निकलें तो आपकी नजर से कुछ छूट न जाए और आप छुट्टियों का भरपूर मजा ले सकें। इस पर्यटन मेले में दुनिया भर के करीब 2100 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। विदेशों में लंदन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से लेकर अमेरिका, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज तक और देश में बिहार से लेकर पंजाब तक और आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक हर राज्य अपनी अपनी खासियत बताने और पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बिहार टूरिज्म में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से एक स्थल है ये। आप जानते होंगे कि हिंदुइज्म के साथ साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी एक बर्थ प्लेस रहा है बिहार। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो टूरिज्म का स्कोप है उसको सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग उसको पब्लिसाइज कर सकें। टूरिज्म मैनेजमेंट के लोग विदेशी हों कि देसी, सबकी कोशिश यही है कि वो अपने राज्यों की खासियत लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले। हम लोग यहाँ पे हमारे फेस्टिवल्स प्रमोट करने के लिए आए हैं। अपकमिंग फेस्टिवल्स जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं, शिग्मोत्सव है इन द मंथ ऑफ मार्च, उसके पहले कार्निवल होगा। वी हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू टूरिज्म सर्विसेज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। जैसे कि एक परसेप्शन है गोवा के बारे में कि गोवा इज़ ओनली अबाउट बीच, सैंड एंड सन, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं लोगों को कि दे शुड एक्सप्लोर द हिंटरलैंड्स ऑफ गोवा, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जो है गोवा की। पर्यटन से जुड़े सरकारी अधिकारियों के अलावा इस टूरिज्म एग्जीबिशन में होटल्स, रिसोर्ट्स, ट्रेवल्स कंपनियां भी शामिल हुई हैं ताकि वो पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बता सकें। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।